हेलो पार्टिसिपेंट्स, वेलकम बैक। और अभी मैं पेटेंट से रिलेटेड बात करूंगी फॉर द पार्टिसिपेंट्स हु आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी स्टार्ट करने से पहले कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बिकॉज मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं नए वीडियोस डालूंगी। मुझे अच्छा लगता है जब कोई सब्सक्राइब करता है, तो मुझे लगता है वो मेरे शायद वीडियोस के लिए वेट कर रहे होंगे। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस डालने की कोशिश करूँगी और ज़्यादा फ्रिक्वेंटली डालूँगी। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है और आप प्लीज़ कीजिए। बट लेट्स स्टार्ट द लेक्चर्स नाउ, बिकॉज हमें ज़्यादा लंबा नहीं करना है अपने वीडियो को, बिकॉज वो बोरियत ले आता है। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। मैंने चैप्टर 2 तक ख़त्म कर दिया था। मैंने सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5 कर दिया था। अगर आपने मिस किया है तो मेरे पहले की वीडियोस आप देख लीजिए। मैं उसके लिंक्स भी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जो पहले के वीडियोस हैं उनको। और अभी मैं चैप्टर 3 स्टार्ट कर रही हूँ। हमने ये समझ लिया था कि किस किस तरह के एप्लीकेशंस को, इन्वेंशंस को पेटेंट किया जा सकता है, किसको नहीं किया जा सकता राधा। तो अब हम लोग ये आगे समझते हैं कि क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं, कैसे एप्लीकेशंस किया जाता है और किस किस तरह के एप्लीकेशंस होते हैं। देखिए, जो एप्लीकेशंस है ये जब मैं अभी बताऊंगी तो इनके जो फॉर्म्स हैं वो आपको रूल्स के में डिस्क्राइब मिलते हैं, तो आपको रूल्स भी समझना होगा। सो एज आई टोल्ड यू, मैं एक बार एक्ट बताऊंगी तो मैं रूल्स भी बताऊंगी और वहीं पर हम फॉर्म्स भी सीखेंगे, ताकि वो जो एग्जामिनेशन में क्योंकि फॉर्म्स आते हैं तो वो आपको याद करना पड़ेगा। तो आप पहले तो एक्ट ले लीजिए और नहीं तो ऑनलाइन आप उसको डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दीजिए। सो टू स्टार्ट विद सेक्शन 6 जो है पर्सन्स इंटाइटल्ड टू अप्लाई फॉर पेटेंट्स। इसमें एक सेक्शन 134 की बात हुई है। 134 is nothing but it is trying to say that those countries which are not reciprocating the similar playing field for our applications, तो हम भी उनको नहीं करेंगे। यही बात उन्होंने बताई है 134 में। तो उसको मानते हुए यहाँ पर बता रहे हैं कि 6 में कौन कौन से लोग जो पर्सन्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक दिया गया है पर्सन्स। यहाँ पे लीगल पर्सन्स भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कंपनीज, वो भी पर्सन्स होते हैं। तो कौन कौन लोग इंटाइटल्ड हैं अप्लाई करने के लिए पेटेंट के लिए। तो सबसे पहले है कि जो ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर है। अब देखिए यहाँ पे ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है, या आप अगर आप देखेंगे तो वर्ड इस्तेमाल हुआ है क्लेमिंग, यानी उनको ये क्लेम करना पड़ेगा कि हाँ, मैं ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर हूँ। और अगर आपको सेक्शन 2(1)(y) याद होगा तो उसमें उन्होंने बताया था कि कौन कौन से ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर नहीं होते हैं। तो उन्होंने 2 क्राइटेरिया दिया था। एक ये कि जो पहली बार इंपोर्ट करा रहे हैं किसी चीज को एज एन इन्वेंशन, वो ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर नहीं है। या फिर पहली बार जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ये एक इन्वेंशन किया और उसका मैंने आर्टिकल लिखा और मैंने पब्लिश कराया, और जो पब्लिशर है वो उन्होंने अनाउंस किया, तो वो ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर नहीं होंगे। तो यहाँ पर एग्जैक्टली ये नहीं बताया गया है कि ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर कौन है, बट ये बता दिया गया है कि कौन नहीं हो सकता है। और पहली और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे उनको क्लेम करना पड़ेगा कि मैं ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर हूँ। सो देयर वाज दिस केस जिसमें कि 2 लोग जो है उन्होंने मिलकर इन्वेंशन किया था और उन्होंने जर्नल भी प्रिपेयर किया हुआ था। जब वो इन्वेंशन होने को था तब तक ये दोनों जो है, उसके पहले ये दोनों ने शादी कर ली और हस्बैंड वाइफ हो गए, बट जब वो इन्वेंशन हो गया तो उनमें कुछ दराव आ गए और वो अलग हो गए, और वो दुराव के वजह से ये दोनों ने डिवोर्स ले लिया। यहाँ पर हस्बैंड ने क्लेम करते हुए कि मैं ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर हूँ, उसको अप्लाई किया। तो यहाँ पर जो एक्स वाइफ थी उसके पास भी जर्नल था, उसने अप्लाई किया कि मैं ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर मैं भी हूँ। तो यहाँ इस तरह की चीजों के लिए आपको क्लेम करना पड़ता है। दैट मीन्स आपको एक डिक्लेरेशन जैसा देना पड़ता है। उसके बाद, by any person being the assignee of the person claiming to be true and first inventor in respect of rights to make such an application, यानी कि यहाँ पे असाइनी कौन हो सकता है, जैसे कि एक जो पेटेंट एजेंट होते हैं वो भी असाइनी है, उनको हम असाइन करते हैं। उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, फॉर्म भरना पड़ता है और ये डिक्लेयर करना पड़ता है कि हम इन्हें असाइन कर रहे हैं। इसके अलावा लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड पर्सन, सो जो मर गए हैं उनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको वो भी ये कर सकते हैं, हु इमीडिएटली बिफोर हिज डेथ वाज इंटाइटल्ड टू मेक सच एन एप्लीकेशन। ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसके लिए भी आपको प्रूव करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन और एक डॉक्यूमेंट देना पड़ता है।
ये सब चीजें जो है वो कहता है कि ये अकेले अकेले भी कर सकते हैं या किसी के साथ ये मिलके, फॉर एग्जांपल एक असाइनी है, ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर है। जैसे मान लीजिए कंपनी में काम करता हूँ मैंने एक इन्वेंशन किया, तो मैं ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर हूँ, पर मैंने अपने इन्वेंशन को अपने कंपनी को असाइन कर दिया। अब वो मेरे जगह पे फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर आपको नाम डालना पड़ता है एक्चुअली फॉर्म में। तो वो फॉर्म में वो जो असाइनी है वो कंपनी है, वो हो सकता है ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर के साथ मिलके ये एप्लीकेशन करे। तो ये दोनों मतलब दो लोग भी मिलके ये काम कर सकते हैं। फॉर्म्स ऑफ एप्लीकेशन, इसमें जो है ये अब हर एक एप्लीकेशन के लिए जैसे मैंने बताया कि हर एक एप्लीकेशन के लिए एक फॉर्म है, वो फॉर्म हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक इन्वेंशन है, उसके लिए एक ही एप्लीकेशन होगा, यानी एक इन्वेंशन एक एप्लीकेशन, दूसरा इन्वेंशन दूसरा एप्लीकेशन। एक ही इन्वेंशन में, एक ही एप्लीकेशन में आप दो इन्वेंशन की बात नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा ये कहते हैं कि जो इंटरनेशनल एप्लीकेशन है, या तो वो सिटी में आ रहे हों या फिर दूसरे तरीके से आ रहे हो, कन्वेंशन कंट्री की तरह आ रहे हो, तो वहां पे उनको जो है वो एक एप्लीकेशन जो है यहाँ कंट्रोलर को भी देंगे। यानी वहां पे उन्होंने पीसीटी में इंडिया कर दिया और वो इंडिया के लिए एप्लीकेशन नहीं भर रहे, तो वो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो कहते हैं कि अगर इसके अंदर ही आता है, अगर ये पीसीटी एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे उसका कंप्लीट स्पेसिफिकेशन जो है वो यहाँ के पेटेंट ऑफिस को भी देना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि जो एप्लीकेशन है वो उसको आप एक स्पेसिफिक पीरियड में आपको जमा करना पड़ेगा, यानी वेयर द एप्लीकेशन इज मेड बाय द वर्च्यू ऑफ असाइनमेंट, जो हमने पहले पढ़ा है फर्स्ट वाले में, उसमें क्या था, असाइन कर सकते हैं। असाइनमेंट ऑफ द राइट टू अप्लाई फॉर द पेटेंट ऑफ इन्वेंशन, दे शैल बी फर्निश्ड विद द एप्लीकेशन। एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म और फाइलिंग एप्लीकेशन के समय में एक फॉर्म होता है स्पेसिफिक, उसको आपको भर के देना पड़ेगा कि मैंने उनको असाइन किया है, ठीक है। उसके अलावा कहते हैं कि जो ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर है, यानी एवरी एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन shall state that the applicant is in the possession of the invention and shall name the person claiming to be true and first inventor, क्योंकि वो आपका नाम उसको उसमें डालना पड़ेगा। सपोज करो जैसे मैंने कहा कि कंपनी है, कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, और वो कंपनी में मैं जब काम कर रहा हूँ तो वो कंपनी के साथ मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट है कि कंपनी जो उसका R&D डिपार्टमेंट है उसके अंदर अगर मैंने कुछ बनाया तो वो कंपनी उसको ओन करेगी, मैं ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर रहूंगा। तो यहाँ पे उनको जो कंपनी है उनको ये बात बोलनी पड़ेगी अपने एप्लीकेशन में कि उनके पोजीशन में इन्वेंशन है। अगर उनके पोजीशन में नहीं है तो फिर वो अप्लाई नहीं कर सकते, और उसके अलावा उनको ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर से ये बात बुलवानी पड़ेगी कि वही ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर है। यानी कि जो डिक्लेरेशन है उसमें जो एप्लीकेंट है अगर वो ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर नहीं है, तो उनकी नजर में जिससे उन्होंने इन्वेंशन लिया है वही उनके ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर होते हैं। एवरी सच एप्लीकेशन, अगर वो कन्वेंशन नहीं है या पीसीटी के अंदर नहीं है, तो वहां पर ये जो प्रोविजनल और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, या तो प्रोविजनल या कंप्लीट स्पेसिफिकेशन उनके साथ उनको अटैच करना पड़ेगा। ये मेजर रिक्वायरमेंट है जिसको कि हम लोग डिटेल में अभी नेक्स्ट सेक्शंस में पढ़ेंगे। अगर वो फॉरेन एप्लीकेशन है तो क्या होना है। अब फॉरेन एप्लीकेशन जो देखिए अभी आपने पहले भी पढ़ा है और मैं इसमें फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, एप्लीकेशन जब आप जमा करते हैं तो उसमें सबसे पहला रिक्वायरमेंट ये है कि आपका इंडिया में आपका या तो डोमिसाइल है, या फिर आपकी कंपनी है, या कुछ ऑपरेशंस हैं, या आप जो इन्वेंटर हैं, ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर है वो इंडिया के हैं। ये सारी चीजें जो है ये रिक्वायर्ड है। तो सवाल ये उठता है कि तो फॉरेन एप्लीकेंट्स के लिए क्या है। तो फॉरेन एप्लीकेंट्स को उन्होंने कहा है कि जो उनका जब वो इन्वेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनका एक प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सर्विस इंडिया में होना चाहिए, ठीक है। तो प्लेस ऑफ सर्विस क्या हुआ भाई, अब मोस्ट ऑफ द चांसेस में कौन होता है इसका, ये वो एजेंट होता है जिसको उन्होंने हायर किया है। तो एजेंट का जो प्लेस होता है, जो ऑफिस रहता है, वो एक्चुअली इनका प्लेस ऑफ सर्विस होता है। यानी जो पेटेंट ऑफिस है वो सारे जो नॉलेज का या सॉरी कम्युनिकेशन का जो आदान प्रदान करेंगे वो उस पर्टिकुलर प्लेस पे करेंगे। तो अभी तो खैर मेल भी आता है, मैसेजेस भी आते हैं, रेयरली आपको एक मतलब हार्ड कॉपी में कुछ आता है, बट अगर इस तरह की चीजें कोई भी चीज है तो उसके लिए आप ये नहीं कह सकते आप मेल पे मुझे अमेरिका में भेज दीजिए क्योंकि मैं फॉरेन एप्लीकेंट हूँ। नहीं, आपको एक प्लेस ऑफ बिजनेस सर्विस
यहाँ पे होना चाहिए, विच इज जनरली द पेटेंट एजेंट्स ऑफिस। उसके अलावा कोई और भी हो सकता है। तो जब वो अप्लाई करते हैं तो उनको जो है वो ये चीज चूज करना पड़ता है कि जुरिस्डिक्शन कौन सा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है बहुत सारे ऑफिसेज हैं, जैसे मुंबई में है, चेन्नई में है, कलकत्ता में है, दिल्ली में है। तो ये सब जगहों पे आपका, सपोज कीजिए आपका प्रिंसिपल जो ऑफिस है वो मे बी पटना में है, तो आप कोलकाता में अप्लाई कर रहे हैं। तो ये चूज करने के लिए आपको, जब आप फॉर्म भरते हैं ना ऑनलाइन, तो आप अपना जैसे बिजनेस का स्पेस प्लेस देते, वो ऑटोमेटिकली आपका जुरिस्डिक्शन चूज हो जाता है। ठीक है। उसके बाद कहता है कि अगर इंफॉर्मेशन एंड अंडरटेकिंग रिगार्डिंग फॉरेन एप्लीकेंट्स, तो एप्लीकेशन जब आपका वहां पे जाता है तो उसमें एक फॉर्म 3 है जो फॉरेन एप्लीकेंट को भरना पड़ता है, कि वो बताने के लिए कि उसने कहीं और पे अगर अप्लाई किया है फॉर सिमिलर पेटेंट, तो उसको ये डिटेल्स उनको फॉर्म 3 में देना पड़ता है। और ये जो कहता है विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, तो यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड पीरियड अगर आप रूल्स में जाते हैं तो वो 6 मंथ्स है। तो वो अप्लाई करने के लिए उनको देना पड़ेगा कि वो फॉर्म 3 में कि वो कहाँ कहाँ अप्लाई किए हैं। उसके अलावा जैसे डिटेल्स ऑफ द पर्टिकुलर्स, उसके अलावा वो जो है हर एक समय में उनको अपडेट भी करेंगे कंट्रोलर को इन राइटिंग, दैट इज इन द फॉर्म, कि उसमें कुछ चेंजेस हुआ या उनके कुछ एप्लीकेशंस में कुछ क्वेरीज आई है या कुछ इश्यूज आए हैं, तो ये भी उनको देना पड़ेगा विद इन 6 मंथ्स। और कभी कभी कंट्रोलर खुद से भी मांग सकता है कि मुझे इसके डिटेल्स दीजिए। सपोज करो उनको लगता है कि नहीं, फॉरेन के किसी कंट्री में इस पर कुछ इशू है, क्वेरी है, ऑपोजिशन है, कंट्रोलर खुद से भी उनसे मांग सकता है। दिस इज व्हाट द 8th सेक्शन इज ऑल अबाउट। 9th इज प्रोविजनल एंड कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। ये कहता है कि अगर आप फाइल कर रहे हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है, आप या तो प्रोविजनल कीजिए या फिर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन कीजिए। स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि आप जो इन्वेंशन जिसके लिए आप मांग रहे हैं उसको पूरी तरह से आप बताइए कि कैसे वो फंक्शन करता है। तो मैं आपको ऐसे प्रैक्टिकल लेवल पे ये बताना चाहूंगी कि प्रोविजनल और कंप्लीट में मेजरली एक ही चीज का डिफरेंस है, और वो है क्लेम्स। यानी क्लेम्स आप कंप्लीट के लिए छोड़ सकते हैं, बट प्रोविजनल में आपको बाकी सारी चीजें देनी पड़ती हैं। तो ये टाइमलाइन मैं आपको बताती हूँ कि अगर मैंने आज डाला है प्रोविजनल के लिए, और सपोज करो आज है 1 जनवरी 2023, तो मुझे 1 जनवरी 2024 के पहले, यानी कि 31 दिसंबर 2023 तक मुझे कंप्लीट स्पेसिफिकेशन डाल देना चाहिए। यानी विद इन 12 मंथ्स आप मुझे ये कंप्लीट स्पेसिफिकेशन डाल देना चाहिए। और अगर कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस है उसके लिए 6 मंथ्स, अप टू 6 मंथ्स का आपको वो मिलता है, ग्रेस मिलता है, जिसमें आप डाल सकते हैं, बट दैट हैज टू बी वेरी स्पेसिफिक सिचुएशन, यानी कंट्रोलर से आप परमिशन मांग सकते हैं। इसके अलावा अगर मैंने आज प्रोविजनल डाला और मैंने जब कंप्लीट डाला तो मैंने देखा कि कोई और प्रायर आर्ट मेरे रिलेटेड इन्वेंशन से नहीं है, तो मैं ये कंट्रोलर को रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि मेरा जो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन मैंने जो 31 दिसंबर को डाला है उसको ही प्रोविजनल मान लिया जाए। यानी उस समय से मुझे 1 साल का पीरियड और मिल जाएगा टू क्लैरिफाई और टू फर्निश और टू मॉडिफाई और टू मेक माय इन्वेंशन मोर ग्रैंड। अब ये कब करना चाहिए? तब करना चाहिए जब आपने देखा कि 12 महीने के अंदर कोई प्रायर आर्ट नहीं आया है। क्योंकि प्रोविजनल क्या है? प्रोविजनल ये सिचुएशन है कि अगर इस पीरियड में किसी और ने सिमिलर इन्वेंशन किया तो आपको प्रायर डेट मिला हुआ है। तो अगर कोई प्रायर डेट वाले कोई और नहीं आए हैं तो आप उसी को कंप्लीट में कन्वर्ट कर दीजिए। या मान लीजिए इसी बीच में आपने कई बार इन्वेंशंस में चेंजेस किए, तो जब से आप प्रोविजनल कर रहे थे और कंप्लीट के बीच में आपने बहुत सारे चेंजेस किए, तो उसको आप P1 मान लीजिए, P2 मान लीजिए, आप उनको ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इसको ही पहला प्रोविजनल मान लीजिए और यहाँ से 12 महीने। बट जो प्रायर डेट का बात है वो हो जाएगा आपका 1 जनवरी 2023 ओनली, क्योंकि आपको 20 साल उस समय से ही मिलेंगे फॉर योर ओन पेटेंट टू बी नॉट कन्वर्टेड इनटू अ पब्लिक डोमेन नॉलेज। तो ये सारी चीजें हैं प्रोविजनल और कंप्लीट के साथ। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में आपको मेजरली क्लेम्स देने होते हैं, और ये एजेंट्स जो हैं वही क्लेम्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं क्योंकि वो इन्वेंशन को समझते हैं, तो उनको ड्राफ्टिंग आनी चाहिए। टू बी अ वेरी गुड एजेंट यू नीड टू नो द ड्राफ्टिंग वेरी वेल। इंग्लिश में होनी चाहिए, और प्रॉपर आपको कैसे लिखना चाहिए ये आपको थोड़ी ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए जब भी आप बनेंगे।
तो इसके अलावा जो है वो मान लीजिए आपने 2 इन्वेंशन सिमिलर टाइप के साथ साथ में अप्लाई किए या 1 महीने के अंदर किए, तो आप कंट्रोलर को ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं इन दोनों को एक इन्वेंशन मान लिया जाए, या फिर आपको कंट्रोलर ये बात बोल सकता है कि इन दोनों इन्वेंशन को मिलाकर एक इन्वेंशन कर लीजिए और इसको एक सिंगल एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए। सो जो डेट आपको मिलेगा वो जो पहले वाला प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन है वही डेट आपका फर्स्ट डेट ऑफ फाइलिंग हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे बताई है कि कैसे ये 12 मंथ्स के अंदर आपको चाहिए होता है और 6 मंथ्स का ग्रेस मिल सकता है इफ देयर इज अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस। कंटेंट्स और उसके बाद का जो सेक्शन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। सो आई विल टेक अ ब्रेक ओवर हियर और मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। अगेन आई विल रिक्वेस्ट कि आप जो है इसको आप सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आपको वीडियोस जल्दी जल्दी मिलने शुरू हो जाए। थैंक यू।